अस्सलाम वालेकुम। दिन भर के साथ मैं हूं जन्नत जमशेद और मैं हूं ज़ीशान बशीर। नाज़रीन, जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इंतखाबी मुहिम का सिलसिला जारी है, वहीं पर कुछ दहशतगर्दी के ख़तरात भी मंडला रहे हैं। और इसी सिलसिले में महकमा दाखिला पंजाब ने पंजाब भर के तमाम अजला की इंतजामिया और पुलिस को मरासला लिखकर आइंदा आम इंतखाबात से कबल और इंतखाबात के रोज़ दहशतगर्दी के खतरे के बारे में आगाह कर दिया है। वजारत दाखिला पंजाब के मरासले के मुताबिक मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल और ख़तरात के पेश नज़र आम आइंदा इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करना होंगे। इस मरासले के मुताबिक दहशतगर्द ग्रुप और गैर जमहूरी कुव्वतें इलेक्शन में खलल डाल सकती हैं। मरासले के मुताबिक तखरीबकारी का मकसद जमहूरी अमल को पटरी से उतारना भी हो सकता है, इसलिए ममनू और कलदम मजहबी तंजीमें अहम सियासी रहनुमाओं पर हमला भी कर सकती है। मुरासले के मुताबिक वोटर्स में दहशत पैदा करने के लिए सियासी जलसों पर हमले भी मुतवक्के हैं। दहशतगर्द अहम सियासी रहनुमाओं को अगवा करके यरग़मा बना सकते हैं। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक IG पंजाब कलीम इमाम साहब। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सर, कहिएगा कि जो सिक्योरिटी मामलात मुल्क में चल रहे हैं, क्योंकि इससे कबल यही खबरें आ रही थी कि KP और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं और वहाँ की जमातों का कहना था कि हम सियासी कैंपेन नहीं चला पा रहे। अगर हम एमल वली खान साहब की बात करें तो उन्होंने भी निशानदेही की थी। लेकिन अब पंजाब पे भी इस तरह की थ्रेट्स आना कानून नाफिज करने वाले इदारों के लिए कितना बड़ा चैलेंज हो सकता है सिक्योरिटी मामलात को मैनेज करना? देखिए, मुल्क में किसी एक जगह भी अगर कोई सिक्योरिटी चैलेंज है तो सब्सिक्वेंटली वो बाकी जगह वो ट्रेल डाउन कर सकता है। दूसरी बात ये कि जो एक्सटर्नल सिचुएशन आपके सामने इस वक्त है, जो आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे और ईस्टर्न बॉर्डर पे उसके इफेक्ट्स हमारे पास आते हैं। और रिसेंटली हमने देखा कि जब से US विड्रॉल हुई है अफगानिस्तान से, तो TTP और कुछ जो बाकी दहशतगर्द तंजीमें जो हैं वो खासी एक्टिव हुई हुई हैं। इसमें पाकिस्तान आर्मी और लॉ इन्फोर्समेंट ने बहुत अच्छा काम किया है और बहुत प्रिवेंशन की है और डिटेक्शन भी की है, लेकिन ताहम वो बहुत सी जगह स्ट्राइक करने में कामयाब हो जाते हैं और बाद में पकड़े भी गए बहुत सारे उसमें। तो डेफिनेटली ये जो एक सिलसिला एक चैलेंज बनेगा। इलेक्शंस के दिनों में आप देखें बहुत ज़्यादा गहमा गहमी होती है, बहुत लोग इकट्ठे होते हैं और इलेक्शंस में अमूमन बहुत सारे वाक़यात हमने देखे हैं, माजी में हुए हैं। आपको पता है मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का एक बहुत बड़ा वाक़या है कि इलेक्शन से पहले वो सारा सिलसिला हुआ। तो मैं अभी भी देख रहा था टीवी में कि जो कैंपेन्स चल रही हैं, तो मुझे सियासी लीडर्स और उनकी जलसों में कोई अच्छी सिक्योरिटी नज़र नहीं आ रही और मैं उनको एडवाइस करूँगा कि वो इनर आउटर पैरामीटर्स पे बहुत फोकस करें और इंश्योर करें कि जो माजी में गलती हुई है वो ना हो। लेकिन डेफिनेटली एक सर्च है और इस वक्त पाकिस्तान क्रिमिनलिटी और टेररिज्म के चैलेंज से गुजर रहा है। कलीम इमाम साहब, दफ़ा 144 भी नाफिज की गई महकमा दाखिला पंजाब की जानिब से, ऐसे वक्त में कि जब इंतखाबात करीब हैं, डेफिनेटली खदशात अपनी जगह पर बरकरार हैं, लेकिन जलसे जुलूस कॉर्नर मीटिंग्स इन सब का सिलसिला भी जारी है। तो आप नहीं समझते कि फिर इनमें भी जो है वो रुकावट का सामना करना पड़ेगा? देखिए, दफ़ा 144 और डबल सवारी पे पाबंदी और MPO इस किस्म की जो बहुत सारे हरबे हैं ना, ये प्रॉब्ली प्लेइंग टू द गैलरी वाले होते हैं। इनसे हमें बाहर आना चाहिए और हर जगह लोग इकट्ठे होंगे, लोग बातचीत करेंगे। दफ़ा 144 तो आप लगा ही नहीं सकते और वो एक ख़ास पर्पस के लिए किसी वक्त कोई हो सकता है तो हो। बुनियादी तौर पे इनको इंटेलिजेंस पे फोकस करना चाहिए और तमाम जो लॉ इन्फोर्समेंट है, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, वो बहुत ज़्यादा एविडेंस बेस्ड और इंटेलिजेंस बेस्ड एक्शंस करें और बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। स्पेशल ब्रांच हो गया, CTT हो गए, दैट इज़ एक्चुअली सोर्स। और जितना आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं AI का और ये डिजिटलाइजेशन का, ह्यूमन रिसोर्सेज का और ह्यूमन सोर्स का, उसको यूटिलाइज़ करें। इस वक्त तो मालूमात लेनी बहुत ज़रूरी है कि कोई शख्स अगर तकरीबकारी करने की तैयारी कर रहा है उसको रोकें, पकड़ें। और आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारी थ्रेट्स आती हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि 99% थ्रेट्स ये लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज रोकने में कामयाब होती हैं। कलीम ये साहब, एक तो पंजाब में तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात बहुत बेहतर हैं, गो कि यहाँ पर भी कुछ इस किस्म के खदशात हैं। लेकिन अगर हम KP और बलूचिस्तान की बात करें, वहाँ के तो सियासी रहनुमाओं का ये कहना है कि हम सियासी मुहिम जो है वो चला ही नहीं सकते, इंतखाबी मुहिम चलाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन के लिए या सिक्योरिटी इदारों के लिए कितने बड़े चैलेंजेस मौजूद हैं? बिल्कुल चैलेंज है और वहाँ क्रिमिनलिटी जो है वो प्रिवेल कर रही है। और जिस तरह मैंने बताया कि कुछ एक्सटर्नल इसमें जो बहुत सारे फैक्टर्स हैं वो शामिल हैं और इंटरनली हमारे बहुत सीरियस इश्यूज हैं, गवर्नेंस के, रूल ऑफ लॉस के, इंस्टेबिलिटी के और एक इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो वो डेफिनेटली बड़ा इनेबलर्स बनते हैं और उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कैटलाइज करती हैं और
उसमें और जान आ जाती है। लेकिन ये बात आप ठीक कह रहे हैं, वी नीड टू इंश्योर कि ये अगर थ्रेट्स मौजूद हैं तो उसके बाद उसको उन्होंने करना क्या है। अगर केपी में और बलूचिस्तान में लीडरशिप ये कह रही है कि ये माहौल है, तो फिर जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ सिक्योरिटी है वो उन्होंने अपने ऊपर लागू कर दिए हैं, जिसमें उन्हें इंश्योर करना है कि इंटेलिजेंस बहुत अच्छी हो, वहाँ इनर आउटर कॉर्डन बनाए, लोकल पुलिस, लोकल जो वहाँ के कम्युनिटी के लोग हैं उनके साथ वो ताउन पैदा करें। और यही एक वे फॉरवर्ड है कि वो इंश्योर कर सकते हैं कि सेफली एंड सिक्योरली वो सारी चीज़ें करें। और ठीक है, ये भी देखें सिक्योरिटी कि इदारे काफ़ी मुतहरिक हैं और पंजाब में हाई अलर्ट हैं तमाम तर सिक्योरिटी इदारे। हमारे साथ कलीम इमाम साहब मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आम इंतखाबात में 14 दिन बाकी रह गए हैं। सियासी जमातों ने कमर कस ली है। जलसे, जुलूस, रैलियां और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी है। नून लीग के सरबराह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जिला ननकाना साहिब में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कारकुनों को अपने साबिका दौरे हुकूमत के कामों के बारे में आगाह किया। बोले, अगर हमें इक़्तिदार से न निकाला जाता तो आज हर घर में चिराग रोशन होता, न इतनी महंगाई होती और ना ही लोग बेरोजगार होते। जहां ननकाना साहब में मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया, उनका क्या कहना था आपको मज़ीद दिखाते हैं। क्या दुश्मनी थी आपको नवाज शरीफ के साथ? आपको दुश्मनी ये थी कि नवाज शरीफ ने पाकिस्तान की लोड शेडिंग खत्म कर दी, दहशत गर्दी किसने खत्म की, कराची का अमन किसने बहाल किया। नतीजा क्या? नतीजा नवाज शरीफ के हाथों में हथकड़ियां पहना दी गई, जेल में डाल दिया गया। नतीजा मुल्क बदरी, रोटी 4 रुपए से 20 रुपए पहुंच गई। इस पाकिस्तान के लोगों को इतनी तकलीफ में क्यों डाल दिया गया? ये पाकिस्तान का हशर नवाज शरीफ के जाने के बाद हुआ है। मैं झूठ बोलता हूँ या सच कहता हूँ? इस सारे निजाम को बदलेंगे इंशाल्लाह। और मेरे साथ आपने साथ देना है, मेरा साथ देना आपने। और दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम भी जारी है और बिलावल भुट्टो के मुसलसल निशाने पर मियां नवाज शरीफ और नून लीग हैं। आज भी भलवाल में उन्होंने जलसे से खिताब किया और एक बार फिर से उन्होंने मियां नवाज शरीफ को और नून लीग को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। बिलावल भुट्टो का मजीद क्या कहना था आपको दिखाते हैं। जो चौथी बार लड़ रहा है वो आज तक आपको अपने मंशूर के बारे में नहीं बता सका। वो आज तक आपको नहीं बता रहा है कि वो चौथी बार अगर उसको कुर्सी मिले उसने करना क्या है। मैं आपको बताता हूँ, जब शेर का हुकूमत बनता है तो अवाम का खून चूसा जाता है, मेरे किसान का खून चूसा जाता है, मेरे मजदूरों का खून चूसा जाता है, उसके बाद मेरे नौजवानों का खून चूसा जाता है। अगर बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो उन्होंने आज पहली मर्तबा नून लीग को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, बल्कि इससे पहले जितने भी जलसे हुए वहां पर नून लीग को सख्त तनकीद का निशाना वो बनाते रहे हैं। उनका क्या कहना था, आइए वो जान लेते हैं। कभी कोई शोबाज मुसल्लत किया जाता है क्या? लाहौर की किस्मत में ये लिखा हुआ है कि इन्हीं चेहरों को आपने बार बार मुंतखब करवाना है। अगर इंतकाम की सियासत चाहिए, पुराना सियासत चाहिए, तो जाए शेर पे मोहर लगाए। कोई उससे पूछे कि पहली बार क्या कर रहा था, दूसरी बार क्या कर रहा था, तीसरी बार क्या कर रहा था, वो तो चौथी बार भी आके वही काम करना है ना। फिर आपके सामने आके रोना धोना शुरू करना है कि मुझे क्यों बुलाया, मुझे क्यों निकाला। बिलावल भुट्टो जरदारी नून लीग को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जिसका जवाब अब मरियम औरंगजेब ने दिया है और कहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी तहजीब में रहकर बात करें। उनका क्या कहना था, आइए वो सुन लेते हैं। सियासी मुखालफीन के खिलाफ जुमलेबाजी कसना, मुझे अफसोस है कि बिलावल भुट्टो साहब तहजीब में रहकर आप अपनी कारकर्दगी पे बात करें। और कौन सी ऐसी तरक्की है जो वो सिंध से लेकर पंजाब में आ रहे हैं? मेरा ख्याल है वो नए नए पंजाब आए हैं। उन्होंने और मरियम औरंगजेब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा पलवशा खान ने तुर्की बतुर्की जवाब दिया। उनका क्या कहना था आपको वो भी दिखाते हैं। लाहौर आपके लिए तो नया हो सकता है, बिलावल साहब के लिए नया इसलिए नहीं कि बिलावल साहब के नाना की और उनकी जमात की जो दाग बेल और बुनियाद है वो इसी लाहौर में डली। यही पंजाब है जहां 40 साल से आप बिला शिरकत गैरे आप यहाँ बराजमान रहे, यहाँ के सियाह सफेद के मालिक रहे। तो आज क्या खौफ है आपको? अपने इक़्तिदार की खातिर तसब और सुबाइयत की जो है छोले भड़काना चाह रहे हैं इस मुल्क में। और इससे पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने निजी टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने बड़े इंकशाफात किए। उनका क्या कहना था, एक नज़र वो भी देख लेते हैं। To form
a Pakistan People's Party-led government with independent politicians. You know, lots of independent politicians, probably the highest in our history, are taking part in the coming elections. Aside from that, I think unfortunately both the Muslim League and the Tehreek-e-Insaf have proved that they are two sides of the same coin. The faces change, but the policies stay the same. तो बिलावल भुट्टो जरदारी की गुफ्तगू आपने सुनी। इसी तमाम तर मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद शहबाज मियाँ साहब, सीनियर तज्जियाकार हैं, और उनके साथ हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर शुएब अहमद साहब ने। दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले शहबाज मियाँ साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। जिस तरह से बिलावल भुट्टो जरदारी ने अपने इंटरव्यू में कहा कि जितने भी आज़ाद उम्मीदवार इलेक्ट होकर आएंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उन्हें वेलकम करेगी अपनी जमात में, और हम देख रहे हैं कि 2024 के इलेक्शन में 3000 से ज़ायद उम्मीदवार आज़ाद इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या इलेक्शंस के बाद ये मुमकिन हो सकेगा कि जितने भी आज़ाद इलेक्ट होकर आएंगे वो पीपल्स पार्टी, नून लीग या फिर IPP का हिस्सा हो जाएंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, इस वक्त 1985 के इलेक्शन के बाद जो गैर जमाती इलेक्शन था और तमाम उम्मीदवार उसमें आज़ाद उम्मीदवार थे, और उसके बाद फिर 2024 के इलेक्शन में देखा जा सकता है कि आज तक की तारीख में, मुल्क की तारीख में पहली मरतबा 3200 से ज़ायद आज़ाद उम्मीदवार हैं। और वो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से भी ताल्लुक़ था, बड़ी तादाद उनकी है। इस वजह से बिलावल भुट्टो जरदारी ये बात बार बार कर रहे हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवारों के बलबूते पे वज़ारत उज़्मा की जो कुर्सी है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मुमकिन हो सकता है। और अगर हम माजी की तारीख देखें, जो आज़ाद उम्मीदवार होते हैं तो वो किसी ज़ाब्ते और असूल के और किसी अपनी पार्टी पॉलिसी के पाबंद नहीं होते, क्योंकि उसके बाद हमने देखा चाहे सेनेट हो, चाहे कौमी असम्बली हो या सूबाई असम्बलियाँ, वो रेट भी लगते रहे हैं माजी के अंदर और उनको खरीदो फरोख्त भी होती रही है, जो बदकिस्मती है और पाकिस्तान की जो सियासी निज़ाम है उसके लिए एक चैलेंज की हैसियत रखता है कि आज़ाद उम्मीदवारों को आप किस तरह जो जमहूरी रवायात हैं, अहसन जमहूरी रवायात हैं, उनका पाबंद किया जा सके। लेकिन पाकिस्तान में आज तक ऐसा मैकेनिज़्म नहीं बन सका। ये एक बड़ी बदकिस्मती है। फ्लोर क्रॉसिंग के खिलाफ जो कानून है वो तो मंजूर हुआ, लेकिन अभी तक आज़ाद उम्मीदवार जो हैं अपना रेट लगवाते रहे हैं माजी में, और इसी बलबूते पे जो अब दावा किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वो इनको साथ मिलाएंगे और फिर हुकूमत बनाएंगे। अच्छा, अगर आप पिछले कुछ इसमें माजी में जाएं, माजी करीब के अंदर कोई 1 से 1.5 माह के पहले जाएं, जब मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं तो उस वक्त ये लग रहा था और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी ये तासुर दिया जा रहा था कि अब जो हुकूमत है वो चारों सूबों में मुस्लिम लीग नवाज की होगी और वफाक के अंदर तो होगी, और पीपल्स पार्टी से सिंध भी ले लिया जाएगा। एक वक्त ये था, लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये बावर कराया जाता है कहीं से, या वो खुद से ये समझते हैं कि जो सूबा सिंध है वो तो उनसे नहीं जा रहा, लेकिन मियां नवाज शरीफ जो है उनको महदूद किया जा रहा है। मुस्लिम लीग नवाज को जो 21 अक्टूबर 2023 को मियां नवाज शरीफ को जो एक शहाना प्रोटोकॉल दिया गया था, अब वो सूरत हाल नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें हम बिलावल के जलसे में भी जो है वो देखते रहते हैं। उन्होंने काफ़ी बातें इस हवाले से जो है वो की हैं। शुएब अहमद साहब, इस वक्त जो सियासी जमातें हैं पाकिस्तान की, वो आज़ाद उम्मीदवारों की जानिब माल गनीमत की तरह देख रही हैं। इलेक्शन के बाद क्या इतना आसान होगा इन आज़ाद उम्मीदवारों को शामिल करना ऐसी सूरत हाल में कि जब PTI के एक उम्मीदवार अदालत भी चले गए हैं कि हम बहैसियत पार्टी रजिस्टर है इलेक्शन कमीशन में? जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मौजू पे बात करने का मौका दिया। मैं, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा इससे एक स्टेप पीछे जाऊंगा, और वो मैं ये कहूँगा कि एक ऐसा मुल्क जो कि इस वक्त एक गंभीर मसाइल में घिरा हुआ है, और जिसके 2 या 3 बड़े मसाइल में से एक मसला यहाँ पे जो टेररिज्म की सूरत हाल है, जो बलूचिस्तान का फैक्टर है, जो पानी की कमी में का इस वक्त मुल्क शिकार है, जिसको क्लाइमेट के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है, उसके अंदर जब इलेक्शन सीजन आया है, मैं बड़े मोहतात से अल्फाज इस्तेमाल करूंगा बतौर एकेडमिशियन कि एक इलेक्शन सीजन आया है। जिस तरह से हमारे यहाँ कुर्बानी में कसाईयों का सीजन होता है, जिस तरह ईद पे दर्जियों का सीजन होता है, इस तरह जब ये सीजन आया है तो ये सीजन का फायदा उठाने वाले जब ये मंजर आम पर आए हैं, आप अंदाजा कीजिए, यानी इन दोनों जमातों ने, क्योंकि वो तीसरे का तो चले आजकल कोई सूरत हाल ही नहीं है ना, लेकिन इन दोनों जमातों ने
जरा भर भी, रत्ती भर भी अपने माजी से कोई सबक नहीं सीखा। अरस्तु का कहना था कि जो शख्स अपने माजी से सबक नहीं सीखता, उसकी मिसाल एक ऐसे शीरख्वार बच्चे की है जिसको अपनी जाती जिंदगी के अलावा किसी चीज से कोई दिलचस्पी नहीं होती। इन लोगों को इनकी सारी की सारी सियासत का महवर सिर्फ और सिर्फ अपनी जात है, और उस जात को उन्होंने इतनी ज्यादा तरजीह दी है कि जब वो अपनी जात पर आते हैं तो फिर दूसरे की जातियात की जो किरदार कशी है उसमें ये फिर किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ते। होना तो ये चाहिए था, मैं अब आपके चैनल की विसातत से ये बात करूंगा कि जिस तरह अमेरिका में एक डिबेट होती है, बैठते हैं वो दोनों पॉलिटिकल लीडर, सामने बैठ के वो अपने अपने एजेंडाज लेकर आते हैं और वो कौम को अपना एजेंडा देते हैं। होना तो ये चाहिए था कि हम अपने अपने एजेंडाज के साथ सामने आते, हमारे पास एक विजन होता, एक प्लान होता कि हम अपने मुल्क को आगे आने वाले वक्त में कैसे लेके। इन्होंने वही घटिया 90 की सियासत, उस सियासत से ये बाहर ही नहीं निकल सके, ये समझने से मैं कासिर हूं। अच्छा शुएब साहब, जैसा कि आप कह रहे हैं कि पुरानी सियासत हो रही है, लेकिन अगर हम चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करें तो वो तो कहते हैं कि पुराने सियासतदानों को इलेक्ट नहीं होना चाहिए, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए, तो उस पर आप क्या कमेंट करेंगे? मैं देखे बिलावल जो है ना, देखे मैं वो अब तो चले वो यूथ के थोड़े से अब अपर लेडर तक पहुंच गए हैं वो, लेकिन ये कि उनके होते हुए मुझे ये बड़ी ख्वाहिश थी, मैं ये देखना चाहता था कि एक वो शख्स जिसकी अपब्रिंगिंग एक पॉलिटिकल फैमिली में हुई, जिसकी एक पॉलिटिक्स की एक लेगेसी है, जिसके पास अपने कुर्बानियों की एक दास्तान है, कुर्बानियों की एक मिसाल है। मेरा ये ख्याल था कि ये शख्स जब पॉलिटिक्स में उतरेगा तो ये अब एक बिल्कुल एक नई सोच लेकर आएगा। लफ्ज अब तब्दीली चूंकि खासा बदनाम हो गया हमारे मुल्क में, तो मैं एक सोच की बात कर रहा था कि एक खूबसूरत सोच लेकर आएगा, एक प्रोग्रेसिव सोच लेकर आएगा, और वो एक ऐसी सोच होगी कि जो पाकिस्तान को आगे लेके जाएगी, और हम किसी तरह से भी ये रिवायती सियासत से जान छुड़ाने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन कितनी बदकिस्मती है कि जब मैं बिलावल जैसे शख्स के मुंह से जब इस तरह की मैं गुफ्तगू सुनता हूं और इस तरह का प्लान सुनता हूं कि जनाब अनफॉर्चुनेटली तमाम तर हमारे जो सियासतदान हैं वो उसी रंग में रंगे हुए हैं, रिवायती बातें बहरहाल हर जानिब से हो रही हैं। शहबाज मियां साहब, 1985 का आपने जिक्र किया, क्या अब की बार भी जो हमारी कौमी असम्बली है वहाँ पर हम ये गैर जमाती उम्मीदवार या आज़ाद उम्मीदवार, आज़ाद कैंडिडेट्स देखेंगे? क्योंकि 3 दिन का वक्त होता है इंतखाबात के बाद किसी भी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए, तो क्या ये आसान होगा किसी भी पार्टी को ज्वाइन कर लेना, या वही सूरत हाल रहेगी? देखें, जिस तरह आपने कहा कि सलमान अकरम राजा जो हैं वो लाहौर हाई कोर्ट जा चुके हैं इसी हवाले से कि पार्टी ख़त्म नहीं हुई और पार्टी की टिकट्स जो हैं तमाम उम्मीदवारों ने वो अर्ज़ को जमा करवाई हैं, सिर्फ जो इंतहाबी निशान है वो वापस लिया गया है। तो ये हक जो है उनको दिया जाए कि वो इलेक्शन जीतने के बाद जो है वो तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर सके, पार्लिमानी पार्टी बन सके। तो ये मैं आपको ये बता दूं कि 8 फरवरी के बाद ये मामला जो है आला अदलिया में जाएगा और इसको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेके जाएगी कि जितने हमारे आज़ाद उम्मीदवार जो जीते हैं वो पीटीआई के प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे होकर पार्लिमानी पार्टी की तश्कील पाएगी, और इसके साथ साथ जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उनका भी दावा किया जाएगा। तो एक मरतबा फिर पाकिस्तान की जो सियासत अल्टीमेटली जो है वो पाकिस्तान की सियासत के फैसले जो है वो अदलिया में ही होंगे। वक्त हमारे पास कम है। शहबाज मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर शुएब अहमद साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपकी बहुत शुक्रिया। कोशिश करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में जरा मजीद डिटेल्स के साथ इस हवाले से बात कर सकें। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको वेलकम कहते हैं नाज़रीन। पंजाब में नमूनिया की वबाले जान बन गई है। नमूनिया से बच्चों के जाँ बहक होने का सिलसिला थम नहीं सका। आज भी पंजाब में नमूनिया से 14 बच्चे जान की बाजी हार गए हैं। रवा साल नमूनिया से 208 बच्चे जाँ बहक हो चुके थे। रवा साल पंजाब में नमूनिया के अब तक 10,520 केसेस सामने आ चुके हैं। रवा साल लाहौर में अब तक 1,570 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में एक रोज़ के दौरान 197 नमूनिया के केसेस सामने आए, जिनमें 2 बच्चे जाँ बहक हो गए। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अशरफ निज़ामी साहब। बात कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नमूनिया फैलता चला जा रहा है, खुश्क मौसम है, सर्द मौसम है, और शायद यही वजह बन रहा है, लेकिन इसके साथ साथ जो दीगर इकदाम हैं जो महकमा सेहत की जानिब से होने चाहिए, हमारी गवर्नमेंट की जानिब से होने चाहिए, उस बारे में आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया सर। अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं थोड़ा सा एक अर्ज करना चाहूँगा कि नमूनिया आखिरकार हो क्यों जाता है, क्या वजूहात हैं हमारे मुआशरे के अंदर कि यहाँ पे नमूनिया जो है एक यकीनी तौर पे, जैसे आपने फरमाया कि खुश्क सर्दी है
और सर्दी के अंदर ये सारी चूंकि लोगों के लिए मेरा ये मानना है, और ये मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर भी आ गया है कि जो सेहत है उसकी डेफिनेशन में सोशो इकोनॉमिक जो है दैट हैज बीन इन्वॉल्व, और उसको साथ साबित किया है कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस इज दी हेल्थ जो स्टेटस है उसमें करता है। अब ये नमूनिया होने की यकीनी तौर पे आप मुझसे बेहतर समझते हैं, और बाकी लोग भी मैं समझता हूँ ये समझते होंगे, यकीनी तौर पे समझते होंगे कि नमूनिया जो है वो वसाइल और बच्चों का और बड़ों का वो जो सर्दी से बचने के लिए चीजें चाहिए हैं वो हमारे मुआशरे के अंदर सोसाइटी में नहीं है। पंजाब का एलिमेंट ज्यादा इसलिए आ जाता है कि 60% ऑफ द पाकिस्तान दैट इज पंजाब, और पंजाब जाहिर है कि यकीनी तौर पे फिर उसके साथ, और यहाँ पे चूंकि जो सेंट्रल पंजाब है यहाँ पे सर्दी ज्यादा, और अगर आप खेती के और उन इलाकों की तरफ भी देखें तो मैं मतलब कतई तौर पर मुझे कोई ऐसा नहीं होएगा, मुझे शदीद खदशा इस बात का कि वहाँ पे भी बच्चे जो है नमूनिया के साथ इसी तरह ही मुतासर हो रहे हैं। डॉक्टर साहब, गुज़िश्ता हफ्ते हमारी जो है वो बात हो रही थी हुकूमती नुमाइंदगान से, उनका ये मानना है और कहना है कि ये केसेस नमूनिया के इसी तरह से हर साल सर्दी के मौसम में सामने आते हैं, इस दफ़ा मीडिया हाईलाइट कर रहा है, इस बारे में आपकी क्या राय है? देखिए जी, मैं तो मीडिया का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि वो चीज़ें जो कि हमें हुकूमत को करनी चाहिए, जो मुआशरे को करना चाहिए, हमें एज एसोसिएशन करना चाहिए। यू आर वर्किंग एज अ वॉच डॉग, और आपका तो मशकूर होना चाहिए हुकूमत को और इन लोगों को भी कि अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है। मेरे नज़दीक इंसानी तौर पे एक जान भी अगर जाती है तो गोया कि उसके लिए हमें अलर्ट, हाई अलर्ट होना चाहिए। और कहा जाता है जैसे ये कि अगर इंसान की एक जान, मतलब ये रबी फैसले हैं कि अगर किसी ने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने इंसानियत को बचाया। बिल्कुल। जब हम ये चीज़ों के साथ देखें तो मैं कतई तौर पे इससे मतलब मुझे अफसोस हुआ है कि उन नुमाइंदगान ने या हुकूमती अकाबरीन ने आपसे ये कहा कि हमेशा ही होता है, और अभी मीडिया ने जी खाम का इसकी जो हाइप खड़ी कर दी है। आई थिंक दैट इज टू बी कंडेम, और मैं जिम्मेदारी से इस स्टेटमेंट को कंडेम करना चाहूंगा आपके तवज्जुह से कि जिसने भी ये सोचा और ऐसी ये बयान की बात की है उसने कि लोग मरते हैं और मर जाने चाहिए, तो इससे इसका मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वेरी अनफॉर्चुनेटली। और मैं समझता हूँ अच्छा डॉक्टर साहब, हल क्या है इसका? नमूनिया से निपटने के लिए हुकूमती सतह पर क्या इकदाम होने चाहिए? देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं कि इनके हल की खातिर तो सारे एक फैक्टर नहीं हो सकता कि सिर्फ और सिर्फ हुकूमत ने ही इसका हल सोचना है। इसके अंदर सोसाइटी है, इसके अंदर मैं हूँ, इसके अंदर आप हैं, आपका रोल जरा ज्यादा बढ़ जाता है। रीजन बीइंग कि आप मीडिया के साथ लिंक हो, और मीडिया जब बात करेगा और जब मीडिया इसको मतलब हाइप देगा और उसके साथ लोगों के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करेगा तो यकीनी तौर पे उसके साथ बेहतरी होगी। सो हैविंग सेड, एक तो ये कहना कि अभी मतलब स्कूल की असेंबली सुबह इन्होंने खत्म कर दी स्कूल के अंदर, मैं समझती हूँ बड़ा अच्छा कदम है कि बच्चों को एक्सपोजर कम से कम दिया जाए सर्दी के साथ कि वहाँ पे वो एक्सपोज्ड हों। उनको कपड़े जो हैं, जो मैं एक मतलब सिंपल सा इंसान हूँ और समझता हूँ कि गुर्बत है और गुर्बत की वजह से इंसान बेचारे कपड़े नहीं पहन सकते, ये हमारा अपना अलमिया है। लोगों के पाँव नंगे हैं, लोगों को पता है कि जुराबें भी पहननी चाहिए, जूते भी पहनना चाहिए, लेकिन जब है ही नहीं है तो बच्चा क्या करेगा और माँ बाप क्या करेंगे। आप भी सुनते हैं खुदकुशियां जो होती हैं, बट नॉट गोइंग इन ऑल दैट डिटेल। और जैसे अभी आप कह रहे थे कि मैं पॉलिटिक्स को ले आता हूँ, बट आई थिंक दैट इज वन ऑफ द कंपोनेंट जो कि हमारी सोसाइटी को, हुकूमत को ये सोचने की बातें हैं, और अवामुन्नास को जिनको अल्लाह ने दिया और वो अपने आप को कवर कर सकते हैं तो वो बच्चों को जो है हीटअप रखें, उनको कपड़े गर्म पहना है। माजरत के साथ डॉक्टर साहब, वक्त हमारे पास जो है वो बहुत कम है, वरना इस हवाले से खासी तवील गुफ्तगू भी हो सकती थी। कोशिश करेंगे और जहमत देंगे आपको आने वाले प्रोग्राम्स में भी मज़ीद तफसील से बात कर सकें। फिल वक्त बहुत शुक्रिया आपका। दिन भर में वापस आएंगे ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, साबिक इंडियन क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू 35 रुकनी वफ्द के हमरा करतारपुर पाकिस्तान पहुंच गए। शकरगढ़ पाक भारत बॉर्डर पर डिप्टी सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन सैफुल्लाह खोखर और PMU ने वफ्द का भरपूर तरीके से इस्तकबाल किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने बाबा गुरु नानक गुरुद्वारे में माथा टेका और सिख रहनुमा के मजहबी रसूमात में शिरकत भी की। नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तान की तरफ से भरपूर इस्तकबाल के जाने पर शुक्रिया भी अदा किया। बोले, पाकिस्तानियों की मेजबानी दुनिया भर में मशहूर है, हम जब भी यहाँ आते हैं हमें पलकों पर बिठाया जाता है। बोले, हम अमन की बात करने आए हैं, उनका कहना था, आइए वो सुन लेते हैं। कंधा अन्नियां ना होण, बूहे बारियां भी होण, ते बूहे बारियां चो लंघ आवे दोस्ती ते प्यार, साडा मेल जोल रवे यारो, वधे बन के वफा। ये गल सिर्फ लांघे दी नहीं,
ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ ਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਅਮਨ ਮਾਨ ਹੋਊ ਉੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋਊ, ਵਪਾਰ ਹੋਊ, ਉੱਥੇ ਛੋਟਾ ਵਪਾਰੀ ਪਨਪੂ, ਉੱਥੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਫਾਇਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਪਨਪੂ। ਇਹ ਪੀਪਲ ਟੂ ਪੀਪਲ ਕੰਟੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੰਘ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਇੱਕ ਨੇ, ਖਾਣ ਪਾਣ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਸਪਿਟੈਲਿਟੀ ਜਾ ਕੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਪਲਕਾਂ ਤੇ ਵਿਛਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਹਾਨ ਦੇ ਪੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਆ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦੇਖਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਕੱਲ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਜਵਾਕ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਕੀ ਜੰਗ ਕੋਈ ਹੱਲ है? नवजोत सिंह सिद्धू ने अमन की बात की है, आशा की बात की है, और ये पहली दफ़ा नहीं है बल्कि पहले भी जब वो आए थे तो उन्होंने इसी तरह से अमन व अमान की और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर करने की, ताल्लुकात बढ़ाने की जो है वो बात की थी। अब देखना ये है कि ये दोनों ममालिक और इनकी गवर्नमेंट्स इस सिलसिले में क्या सोचती हैं, क्या करती हैं, चूँकि ये मामला जितना नवजोत सिंह सिद्धू आसान समझते हैं शायद उतना आसान है भी नहीं। बिल्कुल ऐसा ही है। दिन भर से इतना ही। खुदा हाफिज।